हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ेंगे। पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल किया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेल्सन का मॉडल क्या है? नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत विकास अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे रिचर्ड आर नेल्सन ने दिया था। ये इन्होंने प्रतिपादित किया था अपना निम्न संतुलन पास सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि गरीब देश क्यों लंबे समय तक गरीबी चक्र में फंसे रहते हैं। देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात होती है वो मोस्टली गरीबी से बाहर निकलने की ही बात होती है। तो सभी ने, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था रैगनर नरकसे का सिद्धांत, तो उन्होंने भी गरीबी से बाहर निकलने के लिए सिद्धांत दिया था, प्रबल धक्का सिद्धांत। इसी तरह रिचर्ड आर नेल्सन ने भी सिद्धांत दिया है कि गरीब देश क्यों लंबे समय तक गरीबी के चक्र में फंसा रहता है। इनके बारे में इन्होंने चर्चा की है, मतलब इन्होंने अपनी स्टडी की है। तो चलिए देखते हैं कि इनके अनुसार कोई भी गरीब देश क्यों लंबे समय तक गरीबी चक्र में फंसे रहते हैं। और इनका जो सिद्धांत था वो, मतलब ये जो रिचर्ड आर नेल्सन थे, ये माल्थस के सिद्धांत से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मतलब जैसे माल्थस का सिद्धांत है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया था। रिचर्ड आर नेल्सन के अनुसार अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर इतना निम्न होता है कि वह केवल निर्वाह, मतलब कि जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताएं, केवल निर्वाह आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है और उसी स्तर पर स्थिर हो जाता है। इस कारण बचत तथा विनियोग की दर भी निम्न स्तर पर ही बनी रहती है। देखिए, जो एक अल्प विकसित देश होता है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो बहुत ही निम्न होती है, जिससे वह केवल अपनी निर्वाह आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है। मतलब मूलभूत आवश्यकता या जो भी उसकी नीड है, जैसे दवा, स्कूल की फीस वगैरह, इन्हीं पर केवल खर्चा कर पाता है। उसके बाद उनके पास कोई भी बचत नहीं बचती है, या जिसके कारण वो लोग विनियोग कर सके, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सके। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक पूंजी निर्माण नहीं हो सकता, जिस कारण देश फिर से गरीब हो जाता है। विनियोग की दर भी निम्न स्तर पर बनी रहती है, ये इनका मान्यता है। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे हम लोग। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर इतना निम्न होता है, मतलब नीचे होता है, कि वह केवल निर्वाह आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है और उसी स्तर पर स्थिर हो जाता है, मतलब वहीं पर वो स्टक कर जाता है, इसके आगे वो नहीं बढ़ता। इस कारण बचत तथा विनियोग की दर भी निम्न स्तर पर ही बनी रहती है। ना सेविंग हो पाती और ना ही इन्वेस्टमेंट हो पाती है, क्योंकि जब तक सेविंग नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल नहीं है। जब राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर बचत एवं विनियोग की दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो उसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई आय जनसंख्या वृद्धि में समा जाती है और प्रति व्यक्ति आय पुनः घटकर पहले के निम्न स्तर पर आ जाती है। देखिए, इनका मानना था जैसे जब राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर बचत एवं विनियोग की दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो उसके साथ ही जो जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ जाती है। जैसे माल्थस ने सिद्धांत दिया था कि जो खाद्यान्न पूर्ति होती है वह अंकगणितीय रूप में बढ़ती है, जैसे 1, 2, 3, 4, और जबकि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की दर में वृद्धि हो रही है, वो ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से। तो इनका मानना था कि अगर हम लोग राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं, जैसे सरकार राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर बचत एवं विनियोग की दर को बढ़ाने का प्रयास करती है तो उसके साथ जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि बढ़ी हुई आय, जो यहाँ से आय बढ़ाई गई थी, बढ़ी हुई आय जनसंख्या वृद्धि में पुनः समा जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसी के घर में 5 लोग हैं, ठीक, और उसकी इनकम थोड़ी कम है, इनकम जैसे मान लीजिए 20,000 है, तो 20,000 से अगर उनकी इनकम 25,000 हो गई और उसी के साथ एक दो नए लोग और भी ऐड हो गए, तो फिर से वो लोग उसी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गई, उनके घर में लोग भी बढ़ गए और जो उनकी आय थी वो भले ही 5,000 बढ़ी हो पर उसके साथ साथ 2 लोग भी बढ़े, तो उनका खर्चा भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसी तरह इन्होंने समझाया कि अगर बचत एवं विनियोग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसके कारण फिर से जो बचती है हमारी, तो उसी में फिर से समा जाती है। मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या में फिर से वह इन्वेस्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, नया विनियोग नहीं स्टार्ट हो पाता है और प्रति व्यक्ति आय पुनः घटकर पहले के निम्न स्तर पर आ जाती है, जिसके कारण जो गरीब, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय होती है वो कि फिर से निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था बार बार उसी स्थिति में लौट आती है
और निम्न संतुलन पास में फंसी रहती है, जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप होता है। इन्होंने बताया कि इसी तरह से जो अर्थव्यवस्था होती है वो बार बार इसी स्थिति में लौट जाती है कि जितना सरकार बढ़ावा देगी बचत और विनियोग को, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसी में जनसंख्या में वो बचत और विनियोग समा जाएगी, मतलब उसी के ऊपर खर्चा हो जाएगी। तो जिस कारण ये चक्र चलता रहता है और इनके अकॉर्डिंग ये बार बार स्थिति लौट कर आ जाती है और जो एक अल्प विकसित देश होता है वह इसी संतुलन में फंसे रहते हैं, निम्न संतुलन पास में फंसी रहती है। ये एक ट्रैप टाइप का बन जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे निम्न संतुलन पास के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। जो स्थिति बार बार मतलब गरीबी लौट कर आ रही है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण है उत्पत्ति के अकुशल ढंग। अल्प विकसित देशों में उत्पादन के साधन पारंपरिक और अकुशल होते हैं। आधुनिक तकनीक और मशीनों का अभाव होता है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता निम्न रहती है। देखिए, जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें उत्पादन के साधन जो होते हैं पारंपरिक होते हैं, मतलब पुराने टाइम के होते हैं, और अकुशल होते हैं, उतने सक्षम नहीं होते। जबकि जो आधुनिक तकनीकी उसके थ्रू अगर हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देता है। और यहाँ पर अल्प विकसित देशों में आधुनिक तकनीकी और मशीनों का अभाव रहता है, जिसके कारण उत्पादन और उत्पादकता निम्न रहती है। क्योंकि जो आधुनिक तकनीकी है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, जो कि अल्प विकसित देश अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी वजह से, महंगाई की वजह से, ये लोग फिर से जो उत्पादन होता है वो भी निम्न स्तर पर रह जाता है, जिसके कारण इतनी हम लोगों को वृद्धि नहीं देखने को मिलती है। तो एक उत्पत्ति के अकुशल ढंग हो गए। दूसरा है अतिरिक्त आय का निवेश में कम उपयोग। जो लोग होते हैं, अब पहले इसको पढ़ेंगे। लोगों में अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय को बचाकर निवेश करने की प्रवृत्ति कम होती है। आय का अधिकांश भाग उपभोग में खर्च हो जाता है, जिससे पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। देखिए, पूंजी निर्माण का मतलब है कि अगर हमने कहीं रुपए लगाया तो उससे रुपए बनकर हमारा बाहर है, मतलब रुपए बने, हमें प्रॉफिट हो, तो उसी को एक हिसाब से पूंजी निर्माण कहते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी व्यापार में रुपए लगाते हैं तो ये होती इन्वेस्टमेंट। और अगर हमने सेविंग करके रखी है, जैसे हमने पैसा बचा के रखा है, मान लीजिए 20,000, तो अगर हम लोगों ने 20,000 रुपये कहीं किसी काम में ना लगाकर केवल अपने पास सेव करके रख लिया, भले ही उससे गोल्ड ले लिया या कुछ भी कर लिया, वो अपने सेविंग के लिए रख लिया, तो ये जो होता है ये हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू हमारा पैसा बढ़े मतलब उससे देश को भी लाभ हो। अगर उसी 20,000 रुपये से कुछ हम लोग ऐसा स्टार्ट करें जिससे हमारी आय और भी बढ़ती रहे, तो ये हो जाएगा एक तरह से निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, मतलब नई नई चीज़ें बनाना। तो जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय होती है वो बचाकर निवेश करने की प्रवृत्ति कम होती है। अल्प विकसित देशों में लोगों की आय ऑलरेडी कम रहती है, तो जब उनकी कम आय होती है तो वो लोग अपना पैसा धीरे धीरे बचाते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग पैसा बचाकर सेव कर लें कि आगे भविष्य में उनको काम आएगा, कहीं किसी भी चीज़ में मतलब काम आता रहता है। तो इस वजह से वो लोग अपना पहले से पैसा थोड़ा बचा कर रखते हैं। तो इस स्थिति में उनको निवेश करने की प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब वो लोग इतना निवेश करने की सोचते नहीं हैं। आय का अधिकांश भाग उपभोग में ही खर्च हो जाता है, जिससे पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। जो आय होती है, आय ऑलरेडी कम है, तो उनका जो होता है कि तो वो उनका पूरा कंजप्शन में चला जाता है, जिससे पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। तो एक ये भी कारण है कि किस कारण से अल्प विकसित देश निम्न संतुलन पास में फंसे रहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या में उच्च सह संबंध होना। जैसे ही आय में वृद्धि होती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। इससे प्रति व्यक्ति आय पर दबाव पड़ता है और वह पुनः घट जाती है। तो ये बताया गया जनसंख्या वृद्धि और आय में क्या क्या मतलब कैसा संबंध है। तो जब आय में वृद्धि होती है तो उसी के साथ साथ जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो फिर प्रति व्यक्ति आय फिर उसी स्तर पर पुनः लौट जाती है, तो वह पुनः घट जाती है। तो एक ये भी कारण बताया गया है। इसके बाद देखेंगे कृषि योग्य भूमि की दुर्लभता। अल्प विकसित देशों में जोती जा सकने वाली भूमि सीमित होती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता है, जिससे उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती। जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें भूमि बहुत लिमिट होती है, मतलब उन लोगों के पास बहुत लिमिटेड जगह होती है कि वो लोग अपनी खेती कर सकें। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है, तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो उनको रहने के लिए जगह दी जाती है, तो ऑलरेडी खेत चले जाते हैं। और जनसंख्या का
जिसके कारण बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि पर दबाव पड़ता है। तो ये भी एक कारण है कि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती। उसके बाद देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या है। निम्न संतुलन पास से बचाव के साधन। निम्न संतुलन पास से बचने हेतु नेल्सन ने अनेक साधन बताए जो कि निम्न है। देश में अनुकूल सामाजिक राजनीतिक वातावरण होना चाहिए। मतलब जो सामाजिक वातावरण और राजनीतिक वातावरण है ये अनुकूल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट भी सही से काम करे तो देश की गरीबी दूर हो सकती है, क्योंकि किसी इंसान अगर भ्रष्टाचार भी कम हो जाए तभी देश काफ़ी हद तक ग्रो कर सकता है। तो इस वजह से कहा गया है कि देश में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं अनुकूल होनी चाहिए देश के प्रति। देश में आय के वितरण में परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाएं, जिससे विनियोजक धन संचय कर सकें। जो आय का वितरण होता है उसमें भी परिवर्तन लाया जा सके, जिससे जो विनियोजक होते हैं वह धन संचय कर सके, मतलब धन और इकट्ठा कर सके या धन बना सके। विदेशों से धन प्राप्त करके पूंजी व आय को बढ़ाया जाना चाहिए। विदेशों से धन प्राप्त करके पूंजी व आय को बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब विदेशों से धन लेना चाहिए, जैसे निर्यात करके हम लोग धन ले सकते हैं। इस तरह से विदेशों से धन प्राप्त करके पूंजी और आय को बढ़ाना चाहिए। जब निर्यात होगा तो हमारे देश में दूसरे देश की पूंजी आएगी और इससे आय भी प्रभावित होगी। मित व्ययता एवं उद्योग वृद्धि पर अधिक बल देकर सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाए जाने चाहिए। मित व्ययता और उद्योग पर अधिक वृद्धि करके, क्योंकि जब कोई भी उद्योग स्थापित होता है तो वह केवल उसके पर्सनल नहीं होता, मतलब उसके थ्रू और भी 4, 5, 6, 10, 8 ऐसे लोगों को रोज़गार मिलता है। कोई भी अगर एक फैक्ट्री है तो वो अकेले काम नहीं कर रही, उसमें कम से कम 100-150 मजदूर लगे हुए, तो जो 100-150 लोग हैं तो उनको भी आय मिल रही है, तो वो भी उनकी आय का साधन है। तो इस वजह से उद्योगों को अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिसके कारण जो अल्प विकसित देशों में गरीब लोग हैं तो उनको भी बढ़ावा मिल सके और उनको भी आय प्राप्त हो सके। देश में सर्वव्यापी विनियोग कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। सर्वव्यापी विनियोग मतलब कि खर्चा करना, रास्ते सड़क बनवाना, तो जिसके कारण जो लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा आय की वृद्धि दर अधिक होनी चाहिए। जो जनसंख्या बढ़ रही है वो ज्यामितीय रूप से, मतलब जनसंख्या उतनी नहीं बढ़नी चाहिए जितनी कि आय बढ़नी चाहिए, ये मतलब है। उत्पत्ति की उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उपलब्ध उपकरणों से आय वृद्धि संभव हो सके। जो उत्पत्ति होती है, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके लिए एक बेहतर तकनीकी का यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो और उससे आय वृद्धि संभव हो सकती है। निम्न संतुलन पास से बचने के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त सभी कदम एक साथ उठाए जाएं, ताकि जनसंख्या की वृद्धि दर तुलना में आय वृद्धि दर अधिक हो। ये जो निम्न संतुलन से बचने के सिद्धांत दिए गए हैं, मतलब उपाय बताए गए हैं, इनको सभी एक साथ उपाय को यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो सके और आय की वृद्धि दर अधिक हो सके। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, नेल्सन द्वारा दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।